हेलो बच्चों, दिस इज प्रताप वर्मा योर फिजिक्स एजुकेटर। एंड बच्चों, मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल्स। राइट, तो इस सीरीज के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, इसके अंदर बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिनको यूज करके आपको जेई मेन में, जेई एडवांस्ड में फायदा होगा, जिनमें जनरली आपको कंफ्यूजन होता है, वो ट्रिकी पॉइंट्स जिनमें कि आप जनरली फंसते हो। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आज बात होने वाली है किसकी? इंट्रैक्शन बिटवीन डाइपोल्स। व्हेन आई से इंट्रैक्शन, आई मीन टू से कि मुझे यहां पे बात करनी है कि डाइपोल्स के बीच में फोर्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, लगेगा कि नहीं लगेगा डाइपोल्स के बीच में फोर्स, है ना, या एक डाइपोल की वजह से दूसरे डाइपोल पे टॉर्क कितना लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की एसेंशियली मैं बात कर रहा हूं। एक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड से दूसरा डाइपोल किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले जस्ट एक जेंटल रिमाइंडर आप लोगों के लिए बच्चों, ये चैनल आपके लिए, आपकी जेई की प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जो भी रिक्वायरमेंट आपकी जेई की प्रिपरेशन की है, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो माइंड मैप्स हो, डीपीपीज हो, एवरीथिंग यू गेट ऑन दिस चैनल। एंड नोटिफिकेशंस के लिए एंड स्टडी मटेरियल को आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, टाइम टू टाइम इजीली कम्युनिकेट करने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें। आप इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। एंड फाइनली anandmoney.com, दिस वेबसाइट इज अ वेरी एक्सीलेंट रिसोर्स फॉर यू गाइस, जिसमें कि आपको नोट्स, डीपीपीज, माइंड मैप्स, आपकी स्ट्रक्चर तरीके से प्रिपरेशन हो, उसके लिए आपकी टेस्टिंग और उसके रिजल्ट्स आपके साथ में शेयर किए जाते हैं। आपको स्टडी प्लान्स दिए जाते हैं और उसमें आपकी प्रोग्रेस ट्रैक की जाती है। तो ये वेबसाइट आप जरूर रेफर करें और अपने फेवरेट में इस वेबसाइट को बच्चों रखें। ठीक है, किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे, इस हेल्पलाइन नंबर पे हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी व्हाटसोएवर। ये नंबर आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन कि डाइपोल्स के बीच में इंटरेक्शन हम कैसे फिगर आउट करें। देखिए, दो पॉसिबिलिटीज की मैं यहां पे पहले बात कर रहा हूं, जिसपे कि आपको मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और बच्चों, चाहे जेई मेन हो, चाहे जेई एडवांस्ड, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ता है। इलेक्ट्रोस्टैट्स जब आपको पूरी पकड़ में आनी शुरू हो जाती है, तब जाकर के ये चीज आपको समझ में आती है। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अंडरस्टैंडिंग इज देयर टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ठीक है, चलो, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि मेरे पास दो टाइनी डाइपोल्स हैं, P1 एंड P2। ये दो मेरे पास में क्या है? टाइनी डाइपोल्स हैं। तो डाइपोल्स का साइज क्या होगा? काफी छोटा होगा इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन द टू, है ना। तो मैं इनका सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन है, उसको अगर मैं R बोल रहा हूं, तो R की जो वैल्यू होगी वो काफी बड़ी होगी कंपेयर टू द साइज ऑफ द डाइपोल, फिजिकल साइज ऑफ द डाइपोल, राइट, समथिंग लाइक दैट। सो दी डाइपोल्स आर टाइनी डाइपोल्स, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। पहली पॉसिबिलिटी में मैंने क्या किया? दोनों डाइपोल्स को एक ही लाइन के अलोंग रख दिया। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन दोनों डाइपोल्स का डाइपोल मोमेंट वेक्टर आ रहा है। अब इसमें देखो, ये दोनों पॉसिबिलिटीज आप आसानी से मैनेज कर लेते। अगर मैं इसकी डायरेक्शन उल्टी कर देता, है ना, तो भी वो सेम ही लाइन के अलोंग होते, बस फोर्स की डायरेक्शन में या टॉर्क की डायरेक्शन में कुछ अंतर पड़ जाता, बट फंडामेंटली टेक्निक के हिसाब से क्वेश्चन सेम बना रहता है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं और दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि एक डाइपोल P1 मैंने इस तरीके से रखा बच्चों, और दूसरा डाइपोल अगर आप देखो तो इस डाइपोल के अलोंग जाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसके परपेंडिकुलर के ऊपर आने वाला है। तो इसके लिए सिचुएशन होने वाली है कुछ ऐसी। ये दूसरा डाइपोल मेरा P2 है, बाकी कंडीशन सेम बनी रहती है। P1 P2 टाइनी डाइपोल्स हैं, उनका साइज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द टू काफी छोटा है, और एक के इलेक्ट्रिक फील्ड से दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो मैं इन दोनों केसेस को, केस ए को और केस बी को आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। कैसे हम इसे अप्रोच करेंगे, वो अप्रोच बड़ा ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज पे अटेंशन। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट केस 1 फर्स्ट, और बेसिकली केस ए फर्स्ट। देखिए, थिंक अबाउट दिस सिचुएशन। यहां पे अगर मैं डाइपोल P1 की वजह से, जिसका मोमेंट, डाइपोल मोमेंट वेक्टर P1 है, अगर मैं डाइपोल 1 के हिसाब से बच्चों सोचूं, तो डाइपोल 1 के हिसाब से अगर सोचा जाए तो P2 डाइपोल इसकी एक्सियल पोजीशन पे है ना, तो ये इसके लिए क्या हो गया? एक्सियल पोजीशन हो गया।
दिस इज एक्सियल पोजीशन फॉर डाइपोल 1, और उस एक्सियल पोजीशन के ऊपर हमने दूसरा डाइपोल रखा हुआ है P2। एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम बड़ी आसानी से लिख ही सकते हैं। तो अगर मैं किसी सेपरेशन x पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं बिकॉज ऑफ डाइपोल 1, तो उसको अगर मैं E1 कह दूं, तो पहली बात तो यह कि E1 क्या होगा, E1 x का फंक्शन होगा, और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2kp1 अपॉन एक्स क्यूब। इसकी इतनी वैल्यू होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग P1 वेक्टर इटसेल्फ, राइट। सो डायरेक्शन हमको पता है कि डायरेक्शन यहाँ पे P1 वेक्टर के अलोंग होने वाली है, या इस डायरेक्शन में देखो अगर हम एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं n कैप, राइट, तो n कैप की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब P1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो दूसरा डाइपोल है वो इंटरेक्ट करेगा। देखिए जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन डाइपोल्स और फॉर दैट मैटर्स टू चार्जेस, मैंने यहां पे दो डाइपोल्स की बात की है, इसकी जगह दो पॉइंट चार्जेस भी हो सकते थे। उनके बीच में जो बच्चों होने वाला इंटरेक्शन होता है, इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस, ये हम जानते हैं बात। ये टू स्टेप प्रोसेस क्या है, पहले स्टेप में क्या होगा, जो अब हम डाइपोल की बात कर रहे हैं इसलिए मैं डाइपोल मेंशन कर रहा हूं यहां पे, आप यहां पे पॉइंट चार्ज भी मेंशन कर सकते थे। तो यहां पे डाइपोल 1 की वजह से क्या होगा, इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने आसपास के रीजन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंटरेक्शन होगा किसका, इंटरेक्शन ऑफ डाइपोल 2 विद इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसका उल्टा भी ले सकते थे, डाइपोल 2 की वजह से हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में डाइपोल 1 ने इंटरेक्ट किया, हम ऐसा भी बोल सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से एक टू स्टेप प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है, और वही मैं करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं कि देखो P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही आती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा दूसरा डाइपोल जो है वो इंटरेक्ट करेगा। अब इसमें थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे हम दिमाग लगाते हैं कि देखो P2 हमारा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट वेक्टर P2 यहाँ पे रखा हुआ था, या डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ था, इसको इमेजिन करते हैं कि ये इसेंशली एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के बना हुआ होगा। नेगेटिव चार्ज जो वेक्टर का टेल है वहां पे हमने इमेजिन किया, पॉजिटिव चार्ज वेक्टर के हेड पे हमने इमेजिन किया, और ऐसा कुछ इमेजिन किया कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, dx है। जो नेगेटिव चार्ज है वो x सेपरेशन पे रखा हुआ है, कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ फर्स्ट डाइपोल यानी कि P1, उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, उससे x डिस्टेंस और थोड़ा आगे हो जाएगा, dx डिस्टेंस आगे हो जाएगा। तो अब अगर मैं इस डाइपोल के ऊपर देखो फोर्सेस के बारे में सोचूं कि फोर्सेस कैसे होंगे, तो देखो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो Q इंटू ई एक्स प्लस डी एक्स ये वाला फोर्स लग जाएगा, और नेगेटिव चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी Q ई इंटू एक्स, ठीक है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, E1, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो E की वैल्यू x पे अलग होगी, x प्लस डी एक्स पे थोड़ी सी अलग होगी, उसको मैंने क्या बोल दिया, E1 x प्लस डी एक्स, थोड़ी थोड़ी ये वैल्यूज अलग होंगी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं यहां पे कि E1 x जो होगा वो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि E1 x की वैल्यू स्लाइटली हमारी ग्रेटर तो होगी कंपेयर टू E1 x प्लस डी एक्स, क्योंकि देखो जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे E1 x की वैल्यू डिक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ऐसा तो होना ही चाहिए। तो वी एक्सपेक्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होगा, यहां पे थोड़ा कम स्ट्रांग होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, बहुत हल्का सा अंतर होगा। यानी कि आउट ऑफ दीज टू फोर्सेस डोमिनेट कौन सा करेगा, ये वाला करेगा। और अगर ये डोमिनेट करता है बच्चों आउट ऑफ द टू फोर्सेस, तो जो ओवरऑल फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच में कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, बिकॉज ये वाला फोर्स अट्रैक्टिव है, ये वाला रिपल्सिव है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है। और अगर नेट फोर्स निकालने की मैं बात करूं, तो क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है, तो मैं सिंपली इनका वेक्टर सम करके हम इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो निकाल सकते हैं।
और जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट इज गोइंग टू बी क्यू ई 1x, in fact let me put it this way, देखिए राइट की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है, q e1x प्लस dx, ये राइट की तरफ लगने वाला फोर्स हो गया। ये लेफ्ट की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा हो गया, q e1x हो गया। तो इस रिजल्टेंट फोर्स को मैं कहूंगा कि ये टुवर्ड्स राइट लग रहा होगा। ऑब्वियसली अगर इसकी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ गई, साइन कन्वेंशन हम यहां पे फॉलो करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ओवरऑल फोर्स राइट की तरफ नहीं लेफ्ट की तरफ लग रहा है। ठीक है, चलो इतना काम करने के बाद में आप थोड़ा सा रीअरेंज करो इस चीज को। Q कॉमन हो जाएगा, ई एक्स प्लस डी एक्स माइनस ई एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डी ई वन एक्स। ई की वैल्यू x प्लस डी एक्स पे माइनस ई की वैल्यू x पे, दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो गया, डी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ e, यानी कि dEx हमारे पास में मिल जाएगा। और इसमें थोड़ा सा खेल यहां पे देखो हम करेंगे, हम इसको dx से डिवाइड करेंगे, dx से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बोलेंगे कि देखो dx और q, इसके मल्टीप्लिकेशन से dx और q, ये dx है और ये चार्ज q है, इनके मल्टीप्लिकेशन से क्या मिल जाना चाहिए हमको, इनके मल्टीप्लिकेशन से हमको सीधा सीधा वैल्यू मिल जानी चाहिए डाइपोल मोमेंट P2 की। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट P2 की बात करूं तो P2 यहां पे आ गया और ये हो गया dE1x डिवाइडेड बाई dx, ये मेरा F नेट फोर्स आ गया। ठीक है, तो मैं बिल्कुल एकदम फंडामेंटल से लेकर के इस क्वेश्चन को जा रहा हूं, इसलिए लेकर के जा रहा हूं बच्चों, मैं सीधा सीधा फॉर्मूला भी लिख सकता था, लेकिन मैं यहां पे जेई मेन और जेई एडवांस के जो अच्छे क्वेश्चंस डाइपोल के लिए आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये डिस्कशन आपके साथ में कर रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ में प्रॉब्लम यह है कि जैसा फॉर्मूले का केस है बिल्कुल वैसा क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आप फंस जाओगे, और जेई आपके साथ में ऐसा काम जरूर करता है। ठीक है, तो ये हमने एक तरीके से फॉर्मूला यहां पे डिराइव कर लिया कि P2 dE1x by dx is going to be equal to the force on the second dipole। ठीक है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि देखो ये अट्रैक्टिव होने वाला है, वो अपन को पता है, बट अब यहां पे फॉर्मूले से भी देखेंगे। तो F नेट की वैल्यू अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, P2 यहां पे हो गया d by dx ऑफ E1x, और E1x हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, दैट वाज 2kp1 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये वैल्यू देखो यहां पे पुट करेंगे 2kp1 अपॉन एक्स क्यूब, डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव में आपको पता है कि 2kp1 ये तो देखो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, डिफरेंशिएशन हमको करना है 1 अपॉन एक्स क्यूब का, डिफरेंशिएशन आप करने जाओगे तो देखो क्या हो जाएगा -6kp1 अपॉन एक्स पावर 4 इंटू कितना हो गया P2, वैल्यू इज -6kp1 P2 अपॉन एक्स पावर 4, दिस इज इक्वल टू F नेट। इस एक्सप्रेशन के अंदर मैंने इस बात को ऑलरेडी काउंट कर लिया था, मैंने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, उसके हिसाब से मैं फोर्स की कैलकुलेशन कर रहा था। अब जब फोर्स की कैलकुलेशन होकर के आई तो देखो K पॉजिटिव, P1 P2 मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव, X पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब गिवन सिचुएशन में जो मैंने आपको दिखाई थी इसमें फोर्स नेगेटिव होना चाहिए, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव मतलब लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट की तरफ मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, ये बात तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो दिस इज हाउ यू फिगर इट आउट। ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। मैंने आपके साथ में केस ए तो डिस्कस कर दिया, केस बी भी मुझे आपके साथ में बहुत क्विकली डिस्कस करना है, और इसको मैं देखो डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूं, इसको मैं आपके साथ में हिंट दे करके स्टेप बता करके छोड़ देने वाला हूं, एंड मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बचे हुए क्वेश्चन को या बचे हुए केस को, और जो आंसर है वो अपने कमेंट्स में डालोगे। ठीक है, चलो तो सिचुएशन देखो ऐसी है, दूसरी जो सिचुएशन थी या केस बी जो था उसमें क्या था, एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, दूसरा डाइपोल ऐसे रखा हुआ था। तो इसको हमें बच्चों इक्विवेलेंट प्रॉब्लम ऐसे सोचना चाहिए कि P2 के हिसाब से अगर देखा जाए तो P1 असल में उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। अगर आप P2 के हिसाब से देखते हो तो P1 उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। दिक्कत क्या होगी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये सोच के चलोगे कि P1 के रिस्पेक्ट में P2 कहां पे है, एक्चुअल पोजीशन पे है, और उस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत क्या होगा, दिक्कत ये होगा
कि इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसकी वजह से आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बड़ी दिक्कत में आ जाएंगी। उससे बेहतर क्या है, आप इमेजिन करो कि इधर P2 के रिस्पेक्ट में इक्वेटोरियल पोजीशन पे P1 रखा हुआ है, और अगर इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ली जाए तो वो x हो जाएगी। x सेपरेशन पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा K P2 अपॉन एक्स क्यूब, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और इसकी बात हम ध्यान रखें कि ये लेफ्ट की तरफ होगा, अगर P2 राइट की तरफ है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ होगा, और इसको मैं यहां पे लिख दूंगा E2 x, क्योंकि इस बार हम किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इस बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल 2 की वजह से निकाल रहे हैं। जहां तक बात डायरेक्शन की है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैंने P2 को लिया है राइट की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होने वाला है लेफ्ट की तरफ। और अब ध्यान दें फोर्सेस के ऊपर, देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज इमेजिन करो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ है, तो इस वाले चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर देखो लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा, वो हो जाएगा Q इंटू EX, है ना, ये x सेपरेशन है। इनफैक्ट x की वैल्यू मैं कहां से कहां तक ले लूंगा, x की वैल्यू में लूंगा, या x को मैं कहां से कहां तक लूंगा, मैं यहां पे ये जो पॉजिटिव चार्ज अपना था इसके बीच में और इधर सेंटर के बीच में सेपरेशन को x लूंगा, ताकि इस साइज को मैं dx ले सकूं। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ था तो पॉजिटिव चार्ज पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा, और नेगेटिव चार्ज पे देखो क्या होगा, राइट की तरफ फोर्स लगेगा, राइट की तरफ यहां पे फोर्स लगेगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं ताकि चीजें थोड़ी बेहतर से ड्रॉ हो सके बच्चों। सो दिस इज द सिचुएशन आई एम टॉकिंग अबाउट। ये दोनों के बीच सेपरेशन, इतना फोर्स हमने ले लिया राइट की तरफ, ये वाला अपना फोर्स कितना है, Q E x प्लस डी एक्स, और यहां पे E कौन सा है, E यहां पे है हमारा E2 ना कि E1, दिस इज E2। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ द सेकेंड डाइपोल। आप इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना, सेम लॉजिक में लगा रहा हूं, मैग्नीट्यूड वाइज ये वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज ये वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। ये वाला मैग्नीट्यूड वाइज थोड़ा सा कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों इस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए नेट फोर्स। और अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो आप देख रहे होंगे कि यहां पे दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसा है, तो एक फोर्स कपल जैसी सिचुएशन बन रही है। और उसकी वजह से आप देखोगे कि टॉर्क की जो वैल्यू है, टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से बनेगी, अगर ऊपर से देखा जाए तो क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क लग रहा होगा, इजंट इट। तो आप यहां पे देखो टॉर्क भी बता पा रहे हो, टॉर्क की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन भी बता पा रहे हो। और जहां तक बात मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की है, तो आई बिलीव यू कैन इजीली स्पॉट हियर कि लेफ्ट की तरफ अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मान लूं, अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट मान लूं फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन अभी तक हम राइट की तरफ मानते हुए आए थे तो राइट ही मानते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। तो जिस डायरेक्शन में P2 वेक्टर है उसी डायरेक्शन में राइट की तरफ हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मान ली, तो उस सिचुएशन में देखो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट कितना हो जाएगा, Q E2 x प्लस डी एक्स, इतना माइनस Q E2 सिंपली x, फिर से Q कॉमन ले लो, Q कॉमन लेगा तो फिर E2 x प्लस डी एक्स में से फिर से E2 x निकालोगे, और ये बच जाएगा D ऑफ E2 x। इसको आप डिवाइड कर दो dx से, मल्टीप्लाई कर दो dx से, फिर से सिमिलर फॉर्मूला बन गया, F नेट इज इक्वल टू Q D बाई डी एक्स, Q नहीं लिखेंगे इनफैक्ट P लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन P1 के बराबर है, और ये DE2 बाई डी एक्स हमारा बन जाता है। ये हमारा फॉर्मूला बन के आ जाता है फोर्स के लिए। देन यू कैन डू द सेम थिंग, नो E2x मैं ऑलरेडी यहां पे लिख चुका हूं, ये E2x से डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट कर देंगे एंड यू गेट द आंसर। सो फाइनल आंसर जरूर आप लिखिए, एंड आई बिलीव इससे आपने डाइपोल्स के बीच में होने वाले इंटरेक्शन को समझा होगा। इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं। जो दो क्वेश्चंस, दो केसेस मैंने आपको कराए बच्चों, वो तो आप सीधे सीधे फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हो, बाकी टेक्निक जरूर समझ लो कैसे सॉल्व किया, बिकॉज जेई आपके साथ में हमेशा थोड़े थोड़े वेरिएशंस देकर के खेलता है, और अगर आपने बेसिक्स नहीं पकड़े तो आप वहां पे फंस जाओगे। ठीक है, चलो फाइनली
जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर अगेन कि बच्चों ये हेल्पलाइन नंबर आपके लिए है, नोट कर लो, सेव करके रखो यार अपने फोन के अंदर। कभी भी कोई इशू है, आपको टीम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, एकेडमिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, हमारी कोर्सेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपको जानकारी चाहिए या आपको एनरोल करना है, तो दिस इज द हेल्पलाइन नंबर फॉर यू। ओके, एंड यार लाइक वाइक कर देना वीडियो को, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ठीक है। शेयर को कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और चैनल सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबा करके रखो ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं अभी इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं सिमिलर एक कॉन्सेप्ट ऑफ द डे लेकर के और उससे रिलेटेड डिस्कशन लेकर के। थैंक यू।